ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आज देखिए कितने त्योहार थे और खुशखबरी का इंतजार था सीएचए को, लेकिन 33वां दिन भी समाधान बिन गुजरा है। क्या तस्वीरें हैं धरना स्थल की? क्या सीएचए अभी भी मोटिवेटेड हैं या आज के दिन के घटनाक्रम से जितनी उनको उम्मीदें थीं कहीं निराशा तो हाथ नहीं लगी है? सीधे चलेंगे सहयोगी सौरभ गृहस्थी के पास जो धरना स्थल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, मैं चाहता हूं आप रिएक्शन जिले लोगों से बातचीत करें, क्योंकि देखिए मुंह मीठा कराया, केक काटा, शुभकामनाएं दी, हेल्पलाइन नंबर जारी की, ब्लड डोनेशन के लिए 24 घंटे अवेलेबिलिटी बता दी। उम्मीद तो ये थी इनको कि इन सारी चीजों के मद्देनजर हो सकता है खुशखबरी मिले, लेकिन मिली नहीं। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से ये तस्वीरें हैं। इनकी उम्मीद अभी भी बरकरार है और यही कारण है कि ये लगातार आंदोलन जारी रखने का ऐलान जो है वो किए हुए हैं। और 12 मई को नर्सेज डे पर ये बड़ा एक तरह से महापंचायत यहाँ पर बुलाने वाले हैं और कई किसान नेताओं को यहाँ पर बुलाया जाएगा। छात्र संघ के जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनको यहाँ पर बुलाने की बात की जा रही है। सरपंचों को यहाँ पर बुलाने की बात की जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से आज ईद का त्यौहार मनाया गया है वो अपने आप में एक मिसाल के तौर पर देखने को मिल रहा है कि अक्षय तृतीया मनाई गई, मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया गया, परशुराम जयंती जो है वो यहाँ पर मनाई गई। कोशिश ये है कि क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक जो है वो आंदोलन जारी रखेंगे। इस वक्त तबस्सुम हमारे साथ मौजूद है, कोविड स्वास्थ्य सहायक है। कहाँ से हैं आप? और ईद का जैसा पर्व जो है वो हर व्यक्ति चाहता है कि अपने परिवार वालों के साथ, घर वालों के साथ मनाएं। यहाँ पर किस प्रकार से आप लोगों ने मनाया है और बाकी साथियों ने किस प्रकार से आपकी मदद की है? मैं चूरू से हूँ। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमें यहाँ पर ईद बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे किस प्रकार से सेवइयाँ खिलाई आप लोगों ने, कैसे बनाई? हमने सब ने मिलकर सेवइयाँ खिलाई भी और खाई भी, सब ने मिलकर। ये उम्मीद थी आपको कि यहाँ पर 1 महीने रुकना पड़ेगा और ईद यहाँ पर मनानी पड़ेगी आपको? नहीं, ये उम्मीद नहीं थी। हमें डर की भी आज बहुत याद आई, लेकिन हम हमारी नौकरी लेके यहाँ से जाएंगे और हमारी ईद तभी होगी जब हमें हमारी नौकरी मिल जाएगी। ईद तभी होगी जब नौकरी मिलेगी। अक्षय तृतीया का भी पर्व था, परशुराम जयंती भी थी, मुख्यमंत्री का भी बर्थडे आप लोगों ने मनाया, लेकिन कोई खुशखबरी आज सुनाई नहीं दी आप लोगों के लिए। नहीं, कोई खुशखबरी सुनाई नहीं दी। हमने बर्थडे भी सीएम सर का बनाया यहाँ पे और अका तीज भी यहाँ पे मनाई हमने और परशुराम जयंती भी यहाँ पे मनाई हमने, पूजा वगैरह की। तो हमें ऐसे मतलब यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीजें भी बैठी है और 7-8 महीने की प्रेगनेंसी है उनके, तो कितनी प्रॉब्लम होती होगी वो यहाँ पे बैठी रहती है। तो ऐसे सीएम सर को एक बार सोचना चाहिए, एक बार हमारा डेलीगेशन बुला के बात तो करनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे 2-2, 3-3 महीने के बच्चे लेके यहाँ पे बैठे हैं, तो सर एक बार थोड़ा संवेदनशील उनको कहा जाता है, थोड़ा बहुत सोचे सही, हमारी तरफ देख के थोड़ा बहुत बात तो करें। हम हर त्यौहार यहाँ पे मना रहे हैं, तो सर को बात करनी चाहिए। 1.5 महीने में कितने त्यौहार आते हैं, सारे त्यौहार हमने यहाँ पे मनाए हैं, तो सर को एक बार मिल के हमसे बात करनी चाहिए। हमारी ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है, हमें सुविधा केंद्र में शामिल किया जाए और हमारी कोई मांग नहीं ज़्यादा बड़ी। किसी ने भी आपको बुलाया नहीं अब तक, कोई बड़े मंत्री ने और किसी भी बड़े अधिकारी ने? नहीं, अभी तक हमारे कोई सीएम हाउस में कोई बात नहीं हुई, ना ही हमें कोई किसी ने बुलाया अभी तक सीएम हाउस में डेलीगेशन के लिए मिलने के लिए कोई बात नहीं हुई हमारी अभी। देखिए मुलाकात नहीं हुई, ये भी एक पीड़ा जो है वो है। और मनोज है, इनके नेता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मनोज, आज का दिन तो निकल गया, अब आगे आप लोगों की क्या रणनीति बता रहे हैं? महापंचायत करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, आज तो जो गहलोत साहब का जन्मदिन था वो मनाया और अक्षय तृतीया भी मनाई, ईद का त्यौहार भी मनाया और परशुराम जी की जयंती भी मनाई। पर आने वाले समय में जो 12 तारीख को नर्सेज डे है, पूरे जो राजस्थान की नर्सेज हैं उनको इकट्ठा करके एक मंच पे लाके नर्सेज महापंचायत हम यहाँ पे करने वाले हैं। और नर्सेज महापंचायत में सब तरीके के हमारे साथ किसान नेता भी आएंगे, राष्ट्रीय किसान नेता हैं वो भी आएंगे, और भी हमारे जो नर्सिंग फील्ड के लोग हैं, नर्सिंग फील्ड के जो भी हमारे प्रभावशाली लोग हैं वो भी हमारे बीच में आएंगे। तो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम एक बहुत बड़ा नर्सेज महापंचायत करने वाले हैं और हम निवेदन करते हैं। देखिए, मैं लगातार इस बात को मेंटेन कर रहा हूं कि जितने गांधीवादी तरीके से सीएचएस ने अब तक अपना आंदोलन चलाया है वो अपने आप में आज के दौर में इस तरह के आंदोलन कम देखने को मिलते हैं जब गांधीवादी तरीके से इतने दिन तक किसी आंदोलन को खींचा गया हो। नहीं तो इस प्रदेश ने ऐसे आंदोलन भी देखे हैं जो पहले या दूसरे दिन में ही हिंसक मोड़ ले लेते हैं। ऐसे में उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि गांधीवादी जो नेता है कम से कम उनका ध्यान इनकी ओर जाता है, एक बार बातचीत तो हो एटलीस्ट
सरकार की इनसे। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। अब बात करते हैं नौकरों के लूटकांड की। राजधानी जयपुर में बीती रात कारोबारी के घर में घरेलू नौकरों ने लोगों को बंधक बनाकर लूटपाट की। अब देखिए जानकारी मिल रही है, रात करीब 9 बजे 5 से 7 बदमाश द्रोण कॉलोनी में रहने वाले मैथिली शरण शर्मा के घर घुसे। फिर ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद मैथिली शरण और उनके बेटे मोहित को बंधक बनाया, मारपीट की। 3 बदमाश मकान की पहली मंजिल पर गए, वहां मैथिली शरण की पत्नी और बेटी को बंधक बनाकर मारपीट की। फिर घर में रखी ज्वेलरी, नकदी लूटकर कारोबारी की कार से भाग निकले। 5 नौकरों को 24 मार्च को ही घरेलू कामकाज के लिए रखा गया था, जिनका वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया था। इस हमले में परिवार के लोगों को चोटें आई हैं। इस बीच लूटी गई कार को पुलिस ने अजमेर रोड के 200 फीट बाईपास पर बरामद कर लिया है। 5 घरेलू नौकर थे और उनके अलावा कुछ उनके साथी बाहर से आए, उन्होंने मारपीट करके और उनके यहाँ पर रुपए और कुछ ज्वेलरी ले जाने की वारदात करी है। कितने नौकर थे, वेरिफिकेशन करवाया था क्या, कभी घटना है? ये रात को लगभग 8:30 पौने 9 बजे के बीच ये घटना हुई, जो उन्होंने कुछ समय तक वहाँ पर करी और इसके अंदर नौकरों का वेरिफिकेशन ही था। बात करते हैं अलवर की, जहां एक युवक की जलाकर हत्या किए जाने का मामला आया है। हालांकि मामले में पुलिस अनुसंधान की बात कर रही है, लेकिन परिजन बता रहे हैं कि 20 साल के युवक दीपक यादव, जो यहां अपने फूफा के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था, वो 12 अप्रैल को लापता हो गया था। इसकी रिपोर्ट उसके फूफा सीताराम ने 13 अप्रैल को सदर थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसके जिंदा जलाकर हत्या किया जाने की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजन और ग्रामीण सदर थाना पहुंचे और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। जांच के तहत कुछ संदिग्धों को जो है पूछताछ की गई है। उसके दौरान कुछ संभावना ऐसी सामने आई है, कुछ तथ्य इस तरीके के प्रकट हो रहे हैं जिससे उक्त गुमशुदा दीपक कुमार की हत्या की संभावना व्यक्त हुई है। वे बच्चा बोल रहा है कि मैंने उसको मार के जलाया है और उसके अभी तक कोई अवशेष, कोई हड्डी, कोई कुछ नहीं बरामद नहीं हुआ है। मारने की वजह क्या रही? मारने की वजह वे बच्चा बता रहा है कि मैं एक लड़की से बात करता था, ये परमजीत नाम का है, जो वे हमारा जो भतीजा बोले ये उससे बात करने, उसी पे मेरे उससे लड़ाई हो गई थी और उसी पे मैंने कह दिया किसी दिन आ गया तो उसको मैं मार गिराऊंगा और जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मैं जिंदा यानी मैं मारपीट नहीं करता, मैं तो जिंदा पेट्रोल से जलाता हूँ, उसके हमारे पास सबूत है। अलवर पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा लगाते 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 लाख रुपए नगद, 16 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 1 एलईडी टीवी बरामद की है। आरोपियों के पास आईपीएल पर सट्टा लगाने का 1.5 करोड़ रुपए का हिसाब किताब मिला है, जिसकी जांच हो रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक आदित्य पूनिया के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने शिवाजी पार्क में कार्रवाई की। साथ हमें वहाँ पर मौके से 2,05,000 कैश भी बरामद हुआ है, जो उनके विभिन्न ग्राहक जिनको वो आईपीएल की सट्टेबाजी करवाते हैं उनसे उन्होंने प्राप्त किया था और उनके पैसे वो लगवा रहे थे मैच पर। उसके साथ साथ जब हमने मुकदमा दर्ज करने के बाद जो उनके लैपटॉप्स के बारे में अंदर से जांच पड़ताल की, तो हमने पाया कि कुल मिलाकर अभी तक आईपीएल का सीज़न शुरू होने के बाद इन लोगों ने टोटल मिलाकर 1.5 करोड़ से ऊपर का जो लेन देन है, जो सट्टा है, हिसाब किताब का पूरा ब्यौरा हमें उनके लैपटॉप में मिला। अलवर में कल इनका पहला ही दिन था। हालांकि अलवर या फिर बाहर के ग्राहकों को भी ये खिलाते थे, लेकिन अलवर में बैठकर खिलाने का कल इनका पहला ही दिन था। हमारी इन पर नज़र पहले से थी, हम ट्रेस आउट कर रहे थे। कल ही इन्होंने अलवर में अपने पैर जमाने की कोशिश की और हमने तुरंत कार्रवाई कर दी। और चलिए यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर उन्हें हर कोई बधाई दे रहा है। आइए उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनका वो जीवन सफर दिखाते हैं, जिस सफर ने उन्हें प्रदेश का जननायक बना दिया। सियासत में अशोक गहलोत जैसी जादूगरी किसी के पास नहीं।
विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बना लेने का उन जैसा हुनर किसी और के पास नहीं। बड़ी खामोशी से सियासी खेल करने और विरोधियों को उन्हीं के खेल में मात देने में वो जो महारत रखते हैं उसकी काट किसी और के पास नहीं। ऐसे में जब उनका जन्मदिन आता है तो फिर ये जानना लाजमी हो जाता है कि वो सियासत के सबसे बड़े जादूगर बने तो बने कैसे। जयपुर से दिल्ली तक की राजनीति में अशोक गहलोत जो सियासी जादूगरी दिखाते हैं वो जादूगरी उन्हें खून में मिली है, उपमा के स्तर पर नहीं, सचमुच में। जी हाँ, अशोक गहलोत के पिता लक्ष्मण सिंह गहलोत नजर का भरम जानते थे और साथ ही ये भी जानते थे कि खेल के पीछे का खेल क्या है। जादूगरी के उसी खेल का इस्तेमाल अशोक गहलोत ने सियासी जमीन पर किया और सियासत के सुपरस्टार बन गए। अशोक गहलोत के सियासी सफर से पहले उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लीजिए। 3 मई 1951 को अशोक गहलोत का जन्म जोधपुर में हुआ था। 12वीं के बाद वो जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी पढ़ने पहुंचे। अशोक गहलोत ने विज्ञान और कानून में स्नातक की डिग्री ली और फिर अशोक गहलोत ने अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री पूरी की। छात्र जीवन के दौरान ही अशोक गहलोत राजनीति में आ गए। साल 1973 से 1979 के बीच राजस्थान NSUI में अध्यक्ष रहे। 1979 से 1982 के बीच जोधपुर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। अब बात उनके चुनावी सियासत की। आपातकाल के बाद संजय गांधी ने गिली बिली यानी अशोक गहलोत को सरदारपुरा सीट से उम्मीदवार बनाया। 26 साल की उम्र में उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी, लिहाजा उन्होंने अपनी बाइक 4000 रुपए में बेच दी और जैसे तैसे चुनाव लड़ा और पहले ही चुनाव में उन्होंने जनता पार्टी के माधव सिंह को कड़ी टक्कर दी और महज 4329 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। बोहनी खराब थी लेकिन इस टक्कर का संदेश बड़ा था। 1980 में संजय गांधी ने उन्हें जोधपुर से लोकसभा का टिकट दे दिया और इस बार अशोक गहलोत ने बाजी मार ली। 1980 में पहली बार अशोक गहलोत जोधपुर से सांसद बने। 1984, 1991, 1996 और 1998 में भी गहलोत ने जोधपुर से लोकसभा का चुनाव जीता। 1982 में अशोक गहलोत पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बने। केंद्र सरकार में अशोक गहलोत 3 बार मंत्री रहे। जून 1989 से नवंबर 1989 के बीच गहलोत प्रदेश सरकार में भी मंत्री रहे। ये तो थी उनके दिल्ली पहुंचने और मंत्री बनने की कहानी। आइए अब आपको बताते हैं वो राजस्थान की राजनीति के सिरमौर कैसे बने। 1998 के नवंबर महीने में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए। 200 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस 153 सीटें जीतने में सफल रही। बारी जब कांग्रेस विधायक दल के नेता बनने की आई तो परसराम मदेरणा से लेकर नटवर सिंह जैसे नेता सामने आने लगे, लेकिन जादूगर ने ऐसा खेल दिखाया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी झोली में आ गिरी। 1 दिसंबर 1998 को अशोक गहलोत पहली बार सीएम बने। 13 दिसंबर 2008 को अशोक गहलोत दूसरी बार सीएम बने। 17 दिसंबर 2018 को अशोक गहलोत तीसरी बार सीएम बने। बतौर सीएम अशोक गहलोत का ये तीसरा कार्यकाल है और तमाम विरोधों के बावजूद सियासी पंडितों को ये भरोसा है कि वो इस बार भी अपना कार्यकाल बखूबी पूरा करेंगे। वैसे भी सब जानते हैं सियासत के पिच पर अशोक गहलोत जैसा जादूगर कोई नहीं और यही वजह है कि पूरा प्रदेश सियासत के इस जादूगर को उनके जन्मदिन के मौके पर हैप्पी बर्थडे सरकार कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सीएम अशोक गहलोत के जन्मदिन पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस मौके पर राजस्थान राज्य खेल परिषद उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी की ओर से जयपुर के SMS स्टेडियम में 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इन प्रतियोगिताओं को जननायक खेल उत्सव का नाम दिया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खेल मंत्री अशोक चांदना मौजूद रहे। वहीं RCA अध्यक्ष वैभव गहलोत ने भी शिरकत की। अगले 3 दिनों तक SMS स्टेडियम में कबड्डी,
खो खो, कुश्ती, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल की नॉकआउट प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। हमने जननायक खेल उत्सव का आगाज़ किया है, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी आज आयोजित हुई है। ये खेल उत्सव, इसमें 9 खेलों को हमने शामिल किया है और 3 दिवसीय खेल उत्सव का कार्यक्रम है। हमारे राजस्थान की सरकार ने और आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार के फैसले किए खेलों के लिए और खिलाड़ियों के लिए, पूरे खेल जगत में एक खुशी का माहौल है, नए जोश का माहौल है। इस तरह से सरकारी नौकरियों में खेल कोटे का आरक्षण आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत जो ऐतिहासिक फैसले हुए, उसके साथ ही खिलाड़ियों की पेंशन, लंबे समय से जो अनुदान अटका हुआ था वो वापस शुरू किया। और देखिए, जोधपुर में जो झंडा विवाद और उसके बाद जिस तरह की तनाव की स्थिति है, इस बीच महाराजा गज सिंह ने जनता से अपील की है। उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने ये कहा कि अप्रिय घटना से शहर के भाईचारे पर काला धब्बा लगाए, सभी मिलजुल कर मामले को सुलझाएं और भाईचारे के साथ रहें। देखिए, महाराजा गज सिंह ने ये शांति की अपील जारी की है। उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की। जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। जॉइंट एग्रीकल्चर एंट्रेंस टेस्ट में फर्जीवाड़े की खबर है। परीक्षा में एसओजी ने एक बड़ा खुलासा किया है। 6 अभ्यर्थी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों ने फर्जी अभ्यर्थियों से परीक्षा दिलवाई, डमी अभ्यर्थियों से परीक्षा दिलवाकर हाई रैंक हासिल की। आपको बता दें, 2021 में परीक्षा आयोजित हुई थी। जयपुर जिले के रहने वाले हैं ये सभी आरोपी जो पकड़े गए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।